हेलो स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडी सेंटर में मैं कपिल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी मेरी, आपको समझ में सारा कुछ आया होगा और आप इस वीडियो को देखें जरूर, पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी वीडियो को डिस्क्राइब कर दें और मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। यदि आपको समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट जरूर करके जरूर बताना है कि आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया, ताकि हम आपके लिए और कुछ बेहतर कर सकें। तो आज हम अपनी वीडियो में आप बात करेंगे हम डोबेल-राइनर के बारे में कि डोबेल-राइनर ने हमें क्या नियम दिया और न्यूलैंड्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो देखो डोबेल-राइनर और हमारे जो न्यूलैंड्स हैं उन्होंने कैसे पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना योगदान दिया, कैसे कैसे उन्होंने अपनी मेहनत लगाई। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम बात करेंगे डोबेल-राइनर और न्यूलैंड्स। तो चलो चलते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो शुरू करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहली बात आ रही है पीरियोडिक। इसी बात आ रही है पीरियोडिक। इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक मतलब रेगुलरली होना, मतलब कि रेगुलर डिक्रीज होगा या रेगुलर इंक्रीज होगा। मतलब जैसे हम आगे जा रहे हैं तो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है या रेगुलर डिक्रीज होगा, मतलब कोई भी चेंज होगा बट वो रेगुलरली ही होगा। ये जो था हमारा पीरियोडिक कि उसका एक रेगुलर मैनर होता है उसके चेंज होने का, ठीक है। चलो देखो आपको क्लासिफिकेशन यदि हम बात करें, क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन मतलब हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, है ना। मतलब हमें आज क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। कि मान लो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्लास 11th 12th, है ना, 10th 9th और बहुत सारी, और वो ऐसे ही पड़ी हैं, ठीक है। अब इसमें से किताब भाई कहें कि हमें किताब चाहिए, फिजिक्स की किताब चाहिए, क्लास 11th की फिजिक्स की फर्स्ट सेम की, और इतनी सारी किताबों में से मैं कहाँ किताब छाटूंगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। अब इतनी सारी किताबें हैं कि उनमें से कोई एक पर्टिकुलर किताब निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब उसकी जगह यदि मान लो एक ऐसी मतलब शेल्फ हो, अलमारी हो जिसमें प्रॉपर तरीके से किताबें रखी गई हैं, है ना। हर किताब के लिए अलग अलग जगह है, अलग अलग शेल्फ है, तो उसमें से किताब निकालना आसान है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास करीबन इतने सारे एलिमेंट है, करीबन 118 एलिमेंट है, और उनके बारे में एक एक करके पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, हमें इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। तो क्योंकि नए नए एलिमेंट रोज हमारे मतलब बहुत सारे होते हैं, निकलते हैं हमारे, है ना, बहुत आते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना काफी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि जो एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं उनको एक ग्रुप में रखो, जो अलग तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं उससे उन्हें एक ग्रुप में रखो। तो हमने इसलिए क्लासिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ी ताकि हमें एलिमेंट्स को पढ़ना आसान पड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, इनका ग्रुप ही बनाएंगे। बस इस चैप्टर में एलिमेंट्स का ग्रुप ही बनाना है ना, एक टेबल बनानी है जिसे हम आसानी से पढ़ सकें। अब बात आती है कि एलिमेंट्स आखिर होते क्या हमारे। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक तरह के ही एटम रखते हों। जैसे मैं बता दूंगा, ऐसे लिख के दिखाता हूं यहाँ पर एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे, substances contain only one type of atoms, कि ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के एटम रखते हों उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एलिमेंट्स। और हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, एग्जाम्पल मैं ले लूं जैसे कि सोडियम, भाई एक ही तरह का आइटम है, सोडियम में मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एटसेट्रा, बहुत सारे जितने भी एलिमेंट होंगे आपके, वो मतलब क्या है कि उनमें एक ही तरह का एटम पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? हमारे पास जो है देयर आर 118 एलिमेंट्स,
नॉन टू अस। आज हमें कितने एलिमेंट्स पता है? हमें करीबन 118 एलिमेंट्स हमें पता है आज के टाइम में, ठीक है। तो अब इन एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, मतलब ये टेबल बनानी है। तो टेबल को बनाने के लिए केवल एक साइंटिस्ट नहीं, दो नहीं, करीबन चार से पांच साइंटिस्ट हमारे इसमें इन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। तो कैसे कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले किस साइंटिस्ट ने इसमें योगदान दिया था। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है हमारे डॉबेराइनर। तो बात आती है डॉबेराइनर की। डॉबेराइनर की जो पिक्चर वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। तो डॉबेराइनर का जो जन्म काल, सबसे पहले इसका जो जन्म काल है, जो इसका जन्म और डेथ है, पहले वो पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी 24 मार्च 1849 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो बात करें कि इन्होंने क्या रोल दिया डॉबेराइनर जी ने। तो उन्होंने ट्रेड्स दिया था। क्या दिया था इन्होंने? ट्रेड्स दिए थे। ट्रेड्स के क्या नियम रहे तो वो भी सुन लो जरा। डॉबेराइनर ट्रेड्स क्या कहा था इन्होंने ट्रेड्स में? ट्रेड्स का मतलब है तीन का नियम दिया था। हिंदी में से ट्रिक कह देते हैं, ट्रिक यानी कि तीन का नियम दिया था। वो तीन का नियम कैसा था? तो किस आधार पे इन्होंने कहा था, क्या रूल दिया था, किस आधार पे दिया था? तो इनका जो प्रिंसिपल रहा था, इन्होंने क्या कहा था कि जब हम एलिमेंट्स को एक रेगुलर वे में रखें एटॉमिक मास के आधार पर, यानी कि ऐसे मतलब उन एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर हम रखें। मतलब कि जैसे मैंने कह दिया भाई ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, पहले ये वाला भाई एक है, इसका ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है। मतलब कि रेगुलर से हमने रखा कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम उन्हें अरेंज करते जाएंगे। तो हमने किस ऑर्डर में रखा था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने रखा था एलिमेंट्स को। अतः उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने केवल तीन एलिमेंट्स लिए थे, केवल एक बार कितने एलिमेंट्स लिए थे? तीन एलिमेंट्स लिए थे। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये याद रखना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई तीन एलिमेंट लेता हूं, ए बी सी, सबसे कम ये, उससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा ये। इस तरह से इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर रखा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कह दिया भाई इन दोनों का मैं एवरेज निकालूं, ये वाला, ठीक है, ए और सी, इनका एवरेज ऐसे निकलता है। इन दोनों एटॉमिक मास का योग ऐड बटे में 2 कर दूं, इन दोनों का ऐड करके बटे में 2 कर दूं, तो एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा? बी के बराबर आना चाहिए, तब तो ये डॉबेराइनर पास होगा, वरना ये फेल हो जाएगा। एग्जांपल जैसे कि और भी देख लो, जैसे मैं पी क्यू आर की बात करूं, पी क्यू आर, तो पी का एटॉमिक मास प्लस में आर का एटॉमिक मास बटे में 2 करूं तो वो मिडल वाले के बराबर आना चाहिए। तो मिडल वाला एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? एवरेज होगा उन दो एलिमेंट्स का जो इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में पढ़ रहे हैं। जैसे और कौन से एग्जांपल इन्होंने लिए थे, ये तो मैंने बस जस्ट समझाने के लिए लिख दिया है। एक्चुअली जो एग्जांपल आपके लिए हैं वो देखो जरा। देखो जो हमारा सबसे पहले जो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल फर्स्ट ले लेता हूं भाई। हमारे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स और यहाँ पर कुछ हमारे उनके एटॉमिक मास। इन्होंने जो रूल लिया था, जो एग्जांपल लिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का लिया था। लिथियम का जो है 6.9 यूनिट, लिथियम कितना है? 6.9 यूनिट। सोडियम का है 23 यूनिट और पोटेशियम का है 39 यूनिट। इनका ये मतलब एटॉमिक मास है, लिथियम का 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 यूनिट। इनके एटॉमिक मास है। तो डॉबेराइनर ने कहा कि यदि मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं, लिथियम का और पोटेशियम का यदि मैं एवरेज निकालूं तो वो सोडियम के बराबर आएंगे, ठीक है ना। तो देखो करके देख लेते हैं। एवरेज
ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो देखो लिथियम कितना 6.9 प्लस और पोटेशियम का 39 अपॉन 2 भाई एवरेज निकलता है। एड 6.9 और 30 का 9 सॉरी 39 है 9 6 15 14 कितना आएगा 45.9 बाय 2। इसका कैलकुलेशन करो, यदि मैं काटूं तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 यहाँ तो हो जाएगा 19 पॉइंट और 9 जा 18 to 5 10 यानी कि 22.95 यूनिट इसका आ रहा है। तो जरा देखो इससे मैच खा रहा नहीं खा रहा भाई, थोड़ा बहुत यानी कि नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल आ रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 22.95 बहुत पास है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है इनका एवरेज इस बीच वाले के मिडल के बराबर होगा। तो ये जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम है ये क्या हमारे अल्कली मेटल्स हैं, क्या है हमारे अल्कली। अल्कली मतलब कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं कास्टिक सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये कास्टिक सॉल्ट बनाते हैं, हम कहते हैं ये हमारे अल्कली होंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर डॉवरआयनर ने और क्या एग्जांपल लिए थे। अगला एग्जांपल जो लिया था इन्होंने डॉवरआयनर ने वो हमारे ये था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है 40.1 यूनिट, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 87.6 यूनिट और जो बेरिलियम है बेरिलियम का एटॉमिक मास 137.3। तो डॉवरआयनर कहता है कि यदि मैं इन दोनों का एवरेज लूं तो मेरा इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो एवरेज of atomic mass of calcium and barium। तो कैल्शियम और बेरिलियम का यदि मैं एवरेज निकालूं तो वो मेरा किसके बराबर आना चाहिए स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर आना चाहिए। तो देखो कैल्शियम कितना 40.1 प्लस और बेरिलियम का 137.3 अपॉन 2 और इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो इसका करीबन 88.7 यूनिट आएगा। ठीक है, अगर मैं देखो क्या ये इसके बराबर है मिडल वाले के, हाँ जी मिडल के बराबर मतलब नियरली इक्वल है, मिडल वाले के नियरली इक्वल होगा तो हमने कह दिया कि हमें डॉवरआयनर हमारा पास हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल तो ये था हमारा। अब ये क्या है कि भाई इनकी जो वैलेंसी भाई जो हमारी डॉवरआयनर जहाँ पे पास होता है, यहाँ पर डॉवरआयनर का जो रूल पास हो गया वहां ये कह रहा है कि वहां मेरी जो ट्रायल्स जो मैंने एग्जांपल दिए थे उनकी प्रॉपर्टी सेम है। जैसे कि इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, जैसे कि वैलेंसी +2 है, ये क्या है मेटल्स होंगे हमारे, और ये क्या बनाएंगे हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड। वैसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है लेकिन हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये बताना जरूरी है कि जहाँ पे टेस्ट पास हो गए जहाँ पर वहां के जितने भी एलिमेंट हैं जिस टेस्ट में वो आ रहे थे उन सब की प्रॉपर्टी क्या होंगी सेम होंगी। ठीक है, तो ये तो थे डॉवरआयनर में कुछ दूसरा एग्जांपल, एक नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। अगला एग्जांपल जैसे कि तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे डॉवरआयनर ने लिया था तो हमारा एग्जांपल ये लिया था जिसमें क्लोरीन, जिसमें आपने ग्रुप में क्या रखा था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से मैंने रखा था कि 35.5 80 127 इनके ऑर्डर में उन्होंने रखा था। ठीक है, अब यदि मैं अब कह रहा है कि भाई क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज निकालो तो ब्रोमीन के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, निकाल के देख लेते हैं भाई एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। क्लोरीन एंड आयोडीन का यदि मैं एवरेज निकालूं क्लोरीन कितना है 35.5 प्लस आयोडीन का 127 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इन दोनों का यदि मैं एवरेज निकालता हूं तो कितना आता है, तो इसका जो एवरेज आता है वो है 81.25 यूनिट। नियरली ये इक्वल इसके बराबर होगा, है ना, इक्वल होगा ब्रोमीन के।
तो यहाँ पे हमारा डोबेराइनर जो है वहाँ पर पास हो रहा है। यदि इसकी प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी देखी जाए तो इनकी जो प्रॉपर्टी देखे तो बैलेंस जो है -1 है, ठीक है। और ये हार्डिंग के साथ ये एसिड बनाते तो पता है एसिड की प्रॉपर्टी है इसकी, और ये सभी क्या है नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। वैसे प्रॉपर्टी में लिखने की जरूरत नहीं है इसमें तो हमें केवल इतना हमें इसमें करना है। तो ये तो थे कुछ एग्जांपल जहाँ पे डोबेराइनर पास हो रहा था। काफी अच्छी इसने बात बताई गई कि इस तरह से पहली बार किसी ने ऐसा किया था कि किसने इंक्रीजिंग एटम मास में रखा और उसे ट्रायल्स दिया और एवरेज निकाल के बीच के बराबर रख दिया। फिर भी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इनको एक मेडल भी मिला था इसके ऊपर, है ना। काफी बड़ा नोबेल प्राइज नहीं पर उसके बराबर ही था, है ना। तो चलो बात कर लेते हैं। फिर भी यहाँ पर ये कुछ फेलियर रह जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी ये क्या हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं यहाँ पर। तो वो क्या कारण रहा था जहाँ पर ये फेल हुए थे? तो देखो जैसे कुछ लिमिटेशंस कहो, चाहे फेलियर कहो या डीमेरिट्स कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। मैं यहाँ लिमिटेशन लिख देता हूँ। तो इनकी लिमिटेशन क्या रही थी? तो पहले जो लिमिटेशन रही थी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक डेट्स में नहीं रख पाया था। कुछ एलिमेंट्स को रख पाया था, कुछ नहीं रख पाया था। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स कैन नॉट बी पुट इन द ट्रेस। वो सभी एलिमेंट्स को ट्रेस में नहीं रख पाया था, वो केवल 3 का ही नियम दिया था उसके बाद, ठीक है। और दूसरा क्या रहा था, अपने ग्रुप में भी वो फेल हो गया, मतलब सेम ग्रुप में उसका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। हम कह सकते हैं इवन इन द सेम ग्रुप द लॉ फेल। सेम ग्रुप में चलते चलते उसका लॉ फेल हो गया। कैसे, कोई एग्जांपल है? हाँ कोई एग्जांपल है इसका, तो देखो एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये रफ करता हूँ ना। तो देखिए भाई एक 17 ग्रुप आता है जिसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया था अभी लास्ट वाला, इन तीनों का एग्जांपल लिया था कि जिसका एवरेज क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज निकाला था वो ब्रोमीन के बराबर आ गया था। लेकिन अब मैं इन तीनों का निकालना चाह रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये क्या होगा तो देखते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनका जो एटॉमिक मास है इसका 19, इसका 35.5 और ये जो ब्रोमीन है 80, इनका ये है एटॉमिक मास। यदि मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं तो इसके बराबर आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो ये फेल है, आ गया तो ये पास है। तो देखते हैं, तो एवरेज निकाल रहा हूं मैं, एवरेज ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो फ्लोरीन कितना है 19, ब्रोमीन कितना 80/2, भाई 99/2 तो काटेंगे कितना आएगा, और 2 4 8 19 और 2 9 18 और 0.5 यानी 49.5 इतना आ रहा। देखो 49.5। अब देखो क्या ये इसके बराबर है? भाई बराबर नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। 49.5 बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस हो रहा है, तो हमें दिक्कत आ गई इसमें। तो यहाँ पे क्या कि ये लॉ हमारे यहाँ पर फेल हो गया, इसमें लॉ काम नहीं कर रहा, मतलब सेम टू में ये फेल हो गया। फिर भी काफी बड़ी डिस्कवरी इसकी रही, क्योंकि इसके चलते आगे जो साइंटिस्ट आएंगे हमारे वो है न्यूलैंड्स के बारे में हम नेक्स्ट मतलब पढ़ेंगे। अभी जो साइंटिस्ट है जो न्यूलैंड्स ने बताया था कि जो रूल उनका होगा हम आगे हम बताएंगे। तो देखिए अब हमारी न्यूलैंड्स की पीरियोडिक टेबल। तो जो हमारे डोबेराइनर की जो हमारे फेलियर आ रहे थे करीबन 40 साल के बाद हमारे न्यूलैंड्स आए, तो जो न्यूलैंड्स ने क्या रूल दिया अपने, मतलब ये जो न्यूलैंड्स थी ना ये म्यूजिक लवर थे। क्या थे ये? म्यूजिक लवर, यानी संगीत से इन्हें बहुत प्यार था इन्हें, ठीक है। इन्हें क्या था? संगीत से बहुत प्यार था, ये थे म्यूजिक लवर। अब वो बंदे को जिस चीज से प्यार होता है तो वो हर चीज को उसी में फंसा के समझाता है।
तो इनको संगीत से प्यार था, तो इन्होंने केमिस्ट्री के साथ संगीत जोड़ दिया। तो केमिस्ट्री भी हमारी बोरिंग नहीं रही, काफी इंटरेस्टिंग बना दी इन्होंने, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इन्होंने रूल क्या दिया था, तो रूल जब दिया था इन्होंने तो संगीत के अकॉर्डिंग दिया था इन्होंने, जब रूल दिया था। तो फिलहाल सबसे पहले इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ पढ़ लेते हैं। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1837 का इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी 29 जुलाई 1890, यानी काफी कम उम्र में ही चले गए थे, है ना। तो फिर भी इन्होंने अपने जीवन काल में काफी ज्यादा इन्होंने पढ़ाई की और इस तरह से नया पीरियड टेबल बनाया। तो देखो क्या क्या इन्होंने मेहनत की है, कैसे इन्होंने अपनी म्यूजिक को इस केमिस्ट्री के साथ मेलजोल करके एक बहुत अच्छी टेबल बनाई। बाकी हम लिमिटेशन बाद में देखेंगे, पहले इनका रूल क्या था, क्या इनका प्रिंसिपल था। तो मैं बताता हूँ कि इन्होंने जो काम किया था कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में लगाया। किस ऑर्डर में लगाया? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। भाई कोई सबसे पहली बात कर रहा है, डॉबरायर ने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट तो होगा, लेकिन उन्होंने ट्रैश दिए थे, 3 के लिए दिए थे। लेकिन इन्होंने जब उस टाइम जितने भी एलिमेंट पता थे, कितने एलिमेंट पता थे, तब उस टाइम जब ये बढ़ा रहे थे तो करीबन 56 एलिमेंट पता थे उनको। जब 56 एलिमेंट थे तो उन सबको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने लगाया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई साहब जी पहले ऐसा कर दीजिए कि इन सबको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में लगाइए, लेकिन जो आप लगाओगे वो आप सारे गामा पा धा निशा के हिसाब से लगाओगे। आप जानते हो हमारे म्यूजिक में, संगीत में 7 ट्यून होती हैं, 7 ट्यून्स होती हैं, सारे गामा पा धा नी। फिर जो 8वीं आती है वो वापस सा पे आती है, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है 8वीं पे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 8। तो उन्होंने क्या कह दिया कि आप सबसे पहले ऐसा करो कि आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट लगा दो, ठीक है। मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट लगा दिया। फिर उन्होंने क्या कह दिया कि ऐसा कहा कि आप यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जो आप पहले आपने जो एलिमेंट स्टार्ट किया है गिनना, तो फर्स्ट वाला और 8th वाला एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टी सेम होगी। तो कैसे? जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उन्होंने जो कह दिया कि फर्स्ट और 8th जो एलिमेंट होंगे हमारे, वो हमारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए। जैसे मान लो मैं अपने आप रकम यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच खाएगी, क्योंकि उसने म्यूजिक से समझाया कि सा पहला होता है, पहला होता है सा, रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पे भी सा था, 8th पे भी सा है, इसलिए क्या होंगे हमारे? सेम होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज को समझाया, काफी इसमें मेहनत की थी इन्होंने, है ना। कि भाई सा जैसे सारे गाँव पाधा निशा पहला और 8th सेम आ गए थे, ऐसे इन्होंने एलिमेंट को भी सेम कर दिखाया। काफी बड़ी मेहनत लगी इसमें, है ना। तो देखो कहीं से भी आप गिन लीजिए कि भाई आप यहाँ से गिनोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो भाई, जैसे मान लो आप कहाँ से गिनोगे, मैं यहाँ से गिनना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाली प्रॉपर्टी इससे मैच खाएंगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, काफी सारी प्रॉपर्टी हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी से मैच खाएंगी। तो हमने क्या देखा कि हम जब भी देख रहे हैं कि इस ग्रुप में भाई आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाले की इससे मैच खा रही है, और हमने अभी गिना इस वाले की इससे मैच खा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कि इस ग्रुप में जितने भी हमारे एलिमेंट आ रहे हैं इस टेबल में, यहाँ पर इस कॉलम में, तो उन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होगी। इस सब की सेम होगी, इस वाले ग्रुप की सेम होगी, इस वाले ग्रुप की सेम होगी। मतलब ये हमारे किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। बट एक दिक्कत यहाँ पे आ गई। क्या दिक्कत आई कि ये बात जो ठीक है, हाँ हमारे इसमें इस तरह से इन्होंने टेबल बनाई, काफी अच्छी टेबल बनाई, काफी मेहनत करी है इसमें, इनके एटॉमिक वेट में लगाया सारे एलिमेंट्स को। पहली बार किसने ऐसी बात की है? इतनी अच्छी से, मतलब इतना अच्छी तरीके से इसने बताया, इनके एटॉमिक वेट में लगाया, और वहां पर एक दुनिया ने, जो हमारा वर्ल्ड है, उसने एक नई सोच डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया, और आगे नहीं हमारी पीरियड टेबल डेवलप होती चली।
अब दिक्कत कहां पे आई? दिक्कत यहां पे आई कि जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा इस पर, तो हमारी जो न्यूलैंड्स की जो बात थी कि जो पहला है वो 8 तक, 8 वाले की प्रॉपर्टी सेम होगी, वो हमारी सभी एलिमेंट्स में नहीं हो पाई, वो नहीं चल पाई इसमें। तो कहां तक चली? केवल कैल्शियम तक सीमित रहेगी प्रॉपर्टी। बाकी जो ये हैं इनकी प्रॉपर्टी नहीं मैच खा रही। फर्स्ट वाले की 8 से मैच नहीं खा रही थी, यहाँ तक तो खा रही थी, ठीक है, यहाँ तक तो मैच कर रही है, लेकिन इससे आगे वाले जो उनसे मैच नहीं हो पा रहे, दिक्कत आई। अब बात है कि आप ये पूछोगे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे नियॉन आना चाहिए। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम नहीं है, यहाँ पे नियॉन नहीं है। अब दिक्कत यही तो आ रही है कि दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर कि भाई हीलियम, नियॉन ये उस टाइम हमारे डिस्कवर नहीं थे। जो हमारे नोबल गैसेज हैं वो डिस्कवर नहीं थी। नोबल गैसेज जब ये टेबल बना रहे थे तो नोबल गैसेज जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हीलियम जो है जब है थी नहीं तो उनको कैसे डाल दे भाई, है ना। तो इन्होंने जो टेबल बनाई, काफी अच्छी टेबल बनाई है इन्होंने। तो फायदा क्या रहा इस टेबल का? फायदा क्या रहा? तो इन्होंने जो फायदा दिया, मेरिट्स में हम बात करें, मेरिट्स जो बात की इन्होंने, जो फायदा का वो मेरिट्स क्या है ना। इन्होंने जो दिया कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को रिलेशन दे दिया प्रॉपर्टी से, कि सबसे पहली बार किसी ने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करके यानी क्या दे दिया, एक प्रॉपर्टी से रिलेशन दे दिया, एटॉमिक वेट का प्रॉपर्टी से रिलेशन दे दिया। पहली बार किसने ऐसी बात की थी। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने? दूसरी बात ये बताया कि इन्होंने पीरियोडिसिटी दिया। पीरियोडिसिटी कैसी पीरियोडिसिटी क्या होती है भाई, सुनो अब जरा। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि रेगुलर इंक्रीज होना या रेगुलर डिक्रीज होना या सेम रहना, बट होना रेगुलर, जो चेंज होगा वो रेगुलर होगा। मतलब कि यानी इसकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन रेगुलर इंक्रीज हो रही है, या तो रेगुलर इंक्रीज होगी या रेगुलर डिक्रीज होगी या सेम रहेगी बिल्कुल। इस तरह से हमारी ये होती है पीरियोडिसिटी, ठीक है। इसमें जो प्रॉपर्टी आएंगी वो रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज, इस तरह से हमारी जो पीरियोडिसिटी इसका फायदा हुआ था। ये दूसरा इसका फायदा रहा। और तीसरी बात क्या रही कि जो हमारे लाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक हमारे जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप कर दिया। जैसे कि ये देखो, ये इनका एक ग्रुप बन गया, इनका ये ग्रुप बन गया, ये हमारे क्या लाइटर एलिमेंट्स हैं, इनका क्या बन गया ग्रुप। लेकिन हमारे कैल्शियम तक हमारे होते हैं, है ना, ये हमारे नीचे नहीं हैवी एलिमेंट्स आते हैं, तो ये वाले ग्रुप बन गए, ये वाले ग्रुप बन गई, लाइटर एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। तो तीन इनकी इस तरह से इनकी मेरिट्स रही थी। अब बात आ जाती है कि भाई इतना करने के बाद भी ये फेल हो जाते हैं, इनकी कुछ डीमेरिट्स या यूं कहो कि इनकी कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। तो वो लिमिटेशन क्या थी, तो वो भी सुनो जरा। तो पहली लिमिटेशन इसमें रही, तो पहली लिमिटेशन इसमें क्या रही थी? पहली लिमिटेशन कि जो हमारा इसने कहा था कि जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो 8th एलिमेंट के बराबर होगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट एलिमेंट से, चाहे आप कहीं से स्टार्ट कर लीजिए। तो पहला एलिमेंट 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी बराबर सेम रहेगी। लेकिन जो इनकी जो बात रही थी वो केवल कैल्शियम तक ही रही थी। इसके बाद इनकी जो प्रिंसिपल है वो फेल हो गया, इनका जो लॉ था वो फेल हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट वो 8 से मैच नहीं हो पा रही है ना। ठीक है भाई, मतलब कि इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक के जो लाइटर एलिमेंट्स को, केवल लाइटर एलिमेंट्स को ही ग्रुप किया था, बाकी हैवी एलिमेंट्स में इनका लॉ जो है फेल हो गया। ये आपका पहली लिमिटेशन रहेगी। दूसरी लिमिटेशन
भाई न्यूलैंड्स ने माना था कि भाई 56 एलिमेंट हमारे एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम 56 एलिमेंट थे। उन्होंने सोचा था कि आगे कोई एलिमेंट हमारी सर्च नहीं होंगे, लेकिन आगे चल के आगे कई सारे एलिमेंट्स हमारे ये यहाँ पे आए। जैसे हमारा कोबाल्ट के साथ निकल आ गया, यहाँ पर देखो ये रूबिडियम, ये आ गया, आर आ गया, रूबिडियम हो गया, यहाँ पे ये आ गया, इरिडियम आ गया। ये इनको फिर एलिमेंट को इन्हें फंसाना पड़ा इसमें, है ना। तो मोलिब्डेनम आ गया, मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हुए, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एलिमेंट डिस्कवर भी होंगे। और जो एलिमेंट नए नए डिस्कवर हो रहे थे उनके लिए कोई जगह भी नहीं छोड़ी थी। उन एलिमेंट्स को कहाँ रखें, और मान लो हम यहाँ रखें तो जरूरी नहीं वो उस प्रॉपर्टी से मैच खा रहे हो, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी मैच खाए या नहीं खाए कुछ पता नहीं था। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी मतलब दूसरी लिमिटेशन ये हो गई थी। तीसरी लिमिटेशन क्या रही, आप यहाँ तीसरी लिमिटेशन में देखोगे कि एक स्लॉट में दो एलिमेंट हमारे रखे हुए, एक स्लॉट में दो एलिमेंट रखे हुए। अब इसका में एटॉमिक वेट अलग है, इसका एटॉमिक वेट अलग है, एक स्लॉट में कैसे हो सकते हैं भाई, ये तो अलग होना चाहिए। भाई उन्होंने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट रखना है, लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अब इसमें क्या है कि इसकी एटॉमिक वेट अलग है, इसका एटॉमिक वेट अलग है, भाई इंक्रीजिंग में रखना है। उसने कहा था इंक्रीजिंग में रखो, इंक्रीजिंग के अनुसार आर पहले और ये बाद में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो न्यूलैंड्स बाबा भी फेल होने लगे, दिक्कतें आने लगी, है ना। तो बात यहाँ की भाई एक तीसरी लिमिटेशन जो रही जो हमारी ये है कि एक सिंगल स्लॉट में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये दिक्कत। जबकि उसके लॉ के अकॉर्डिंग कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में हमें लगाना है। फिर क्या हुआ आगे दिक्कत है आई। और देखो और क्या लिमिटेशन रही इसकी कि जो हमारा फेरेट है, फेरेट यानी आयरन, ये आयरन होता है, आयरन की प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके सेम आ रही थी। जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि जो आयरन है इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच खा रही कोबाल्टिकल से, लेकिन फिर भी ये बहुत दूर रखे हुए। देखो इसको यहाँ इसके रूप में होना चाहिए था, इसको हमने इसको, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सेम है फिर भी ये काफी दूर है, तो इनका ये लिमिटेशन रहा था। तो यहाँ पर हमारी न्यूलैंड्स जो है हमारे साइंटिस्ट इतनी मेहनत के बाद भी ये फेल हो गए। अब कहते ना चेंज तो होना ही है, चेंज ये पीरियोडिक टेबल चेंज होते होते एक बहुत अच्छी बड़ी टेबल में बन जाएगी जिसे पढ़ना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने केवल यहीं तक बताया था हमें, इसके जो हमारे मेरिट्स डिवाइस हमने पढ़ लिए। अगले जो साइंटिस्ट आने वाले हैं वह हमारे मेंडेली, इनका हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल यहीं तक। यदि आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको और भी मतलब वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है, ठीक है।